हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पूरी वन शॉट वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूं। पूरा चैप्टर हम एनसीईआरटी और मेरे नोट्स इन दोनों की मदद से हम करेंगे और उम्मीद है आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपने चैप्टर पहले किया हुआ है या आपने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ या आपको थोड़ा बहुत भी याद रहता है, यह आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि क्योंकि ये चैप्टर पूरी वन शॉट वीडियो में है, पूरा चैप्टर मैंने एक साथ आपको समझाया है, तो आप जब आपके पास टाइम हो तब इस वीडियो को आप जरूर देखें। ऐसा नहीं कि अभी आपने थोड़ा सा देखा और बीच में आप स्किप करके चले जाए, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पूरा 1 घंटे की लगभग ये वीडियो आपकी बनेगी, तो आप उस पूरा 1 घंटे में इस चैप्टर को अच्छे से समझें और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैं आपको ये जो चैप्टर है मेरे खुद के बनाए हुए जो नोट्स हैं उनसे भी पढ़ाऊंगा और बीच बीच में जहां जहां जरूरत पड़ेगी, जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी, वहां वहां आपको एनसीईआरटी की बुक से भी बताया जाएगा। तो डबल वे में आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत अच्छी तरीके से आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। इतनी अच्छी तरीके से कि आप इस चैप्टर को कभी भी भूलोगे नहीं। तो शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम ये चैप्टर देख रहे हैं। तो आप यहां पर देखें, ये जो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। उससे पहले आपको मैं एक बात जरूर बता दूं, आपको अगर याद होगा आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि दो तरह के चेंज होते हैं, एक होते हैं फिजिकल चेंजेस और एक होते हैं हमारे केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, पहले इन्हीं को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से समझेंगे आप, ऐसे कई सारे चेंजेस होते हैं जिनमें जब चेंज होता है तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं और चेंज होने पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ऐसे सभी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। एक बार दोबारा सुनते हैं, ऐसे सभी चेंजेस जिनमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, नया सब्सटेंस नहीं बनता और हम उनको रिवर्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे सभी चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। जैसे आप क्या करते हो, आपने एक किसी भी बर्तन में आपने क्या करा, थोड़ा सा पानी डाला और उस पानी को आपने फ्रीजर में रख दिया। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि वो जो पानी है वो फ्रीज हो गया, वो जम गया, है ना। हम क्या देंगे, उसकी आइस बन गई। तो एक क्या ये कोई नई चीज बनी है क्या? नहीं, पहले भी वाटर था, अब भी वाटर है। पहले लिक्विड स्टेट में था, वो किस में आ गया, सॉलिड स्टेट में आ गया। कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं बनाना, तो ये एक फिजिकल चेंज है। दूसरी बात, आप उस बर्फ को जब बाहर निकाल लोगे, उस बर्फ को जब आप क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो आप क्या देखते हैं, वो फिर से थोड़ी देर बाद पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, फिजिकल चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर हमने फिजिकल चेंज क्लियर कर लिया। इसके बाद हम आते हैं केमिकल चेंज पर। तो केमिकल चेंज क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस स्टूडेंट्स ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें जब भी कभी चेंज होगा, चेंज होने पर हमेशा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। क्या होता है? हमेशा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा और इन चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते। इन चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते। एग्जांपल हम देखें, आप किसी भी चीज को जला दो, मतलब किसी भी चीज का कंबशन अगर कर दें, तो याद रखना कंबशन जो होता है, जब भी हमेशा होगा कंबशन, कंबशन हमेशा क्या होता है, हमारा केमिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस हमेशा बनेगा ही बनेगा। आप एक पेपर को भी अगर जलाओगे तो पेपर को जलाने पर क्या होता है, CO2, वाटर, हीट और लाइट, ये तीन चीजें, चार चीजें हमेशा बनेंगी और हम इनको रिवर्स नहीं कर सकते। आपने कागज जलाया, कागज जलाकर उससे CO2 निकली, ऐश राख निकली उसकी, है ना, हीट निकली, लाइट निकली। मुझे आप बताएं, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इन सभी को इकट्ठा करके दोबारा से हम पेपर बना सके? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि केमिकल चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते। थोड़ा सा एक बार हम इसमें एनसीईआरटी में आते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो अब देखो, यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आपको बोला हुआ है कि अपनी डेली लाइफ के कुछ आपने सिचुएशंस को देखना है। सबसे पहले आप अगर यहाँ पर देखें, एक मिनट, सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। कुछ आपको सिचुएशंस दी हुई है, इनको आपने देख रहा है। कहता है गर्मियों के दिनों में अगर हम क्या करते हैं, मिल्क को ऐसे रख देते हैं,
एक कोई लोहे का तवा या कोई लोहे की कील या कुछ भी हमने क्या कर दिया, किसी गीली जगह पर रख दिया। ग्रेप्स, अंगूर जो होते हैं वो फर्मेंटेड, सड़ जाते हैं। फूड इज कुक्ड, खाना पकाया जाता है ना। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, खाना जो है हमारी बॉडी में पचता है। और वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि अपनी डेली लाइफ के सिचुएशंस को देखो, आप बताओ कि क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी सारे केसेस दिए होंगे, आप देखो अगर मिल्क को अगर हम ऐसी रख देते हैं, ऐसी अगर छोड़ देंगे, तो आप क्या देखते हैं उसमें, 2-3 दिन बाद दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। दूध का क्या हो जाता है, पनीर बन जाता है ना। एक केमिकल चेंज है, क्योंकि एक नई चीज बनी है। मिल्क पहले अलग था, अब जब वो फट के पनीर बन गया, वो क्या हो गया, अलग चीज हो गई, वो डिफरेंट चीज हो गई। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस पनीर से हम वापस दोबारा से दूध बना सके? मतलब जो हमारा फटा हुआ जो दूध है उससे हम क्या करते हैं, उसको सिल दे, दोबारा से हम मिल्क बना दे, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये केमिकल चेंज है। इवन जितने भी सारे यहाँ पर एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, वो सारे के सारे क्या है, हमारे केमिकल चेंज होते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आप एक बार ध्यान दें, मैंने आपको बताया फिजिकल चेंज के बारे में और केमिकल चेंज के बारे में, आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। जब भी कभी केमिकल चेंज होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे, जब भी कभी केमिकल चेंज होगा, पता है केमिकल चेंज होने का मतलब ही क्या होता है? केमिकल चेंज होने का मतलब ही होता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल चेंज होने का मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। और वही हमारा चैप्टर तो है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। मतलब कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको हम कुछ इक्वेशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, और यही आता है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो यहां पर हमने चैप्टर का नाम अच्छे से समझ लिया है। तो अगर डेफिनेशन अगर हम देखें तो होता क्या है, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। बिल्कुल नए सब्सटेंस इसमें बनते हैं और नई प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन जो होती हैं इनमें क्या होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे आगे, इन सभी में क्या होता है, केमिकल चेंजेस भी होते हैं। बिना केमिकल चेंज के केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकती। केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है, एटम्स जो होते हैं एक एलिमेंट के डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ द अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। देखो आप सीधी तरीके से याद रखेंगे, जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगी, एटम्स जो है आपस में रीअरेंज होते हैं। मान लो दो रिएक्टेंट हैं, एक ये है एक ये है, इनके एटम्स आपस में मिले, आपस में मिलकर नए एटम्स नहीं बनेंगे, एटम्स आपस में रीअरेंज होकर नए कंपाउंड बनाते हैं। और यही हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। अभी हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। अब केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं रिएक्टेंट और एक होते हैं प्रोडक्ट। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। सपोज कोई एक रिएक्शन है, ए और बी दोनों को हम मिला रहे हैं, दोनों को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या बनता है, कुछ मान लो C प्लस डी बनता है। तो ये एरो के इस तरफ वाले जितने भी होते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले, इनको हम बोल देते हैं रिएक्टेंट। क्या बोल देंगे इनको, रिएक्टेंट। और एरो के राइट साइड वाले जितने भी होंगे स्टूडेंट्स, उनको हम क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट्स कह देंगे। यहां तक आपको बात समझ में आई कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है। देखो आपको यहां डेफिनेशन भी दे रखी है, जल्दी से हम देखते हैं। The substances which takes part in a chemical reaction are called reactants, and the new substance produced as a result of chemical reaction are called products. यानी कि रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट जो कुछ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको देखो यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध का खट्टा होना या दूध का फट जाना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके, केमिकल चेंज के। फिजिकल चेंज के क्या एग्जांपल होंगे, फिजिकल चेंज का एग्जांपल जैसे हो जाएगा कटिंग ऑफ पेपर, है ना, पेपर को कट कर रहे हैं, आपने 9th में पढ़ा हुआ ये। या मान लो आप क्या करते हो, आपने आइस सॉरी जो वाटर है उसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, बर्फ जमा रहे हो, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके आ जाएंगे, हमारे फिजिकल चेंजेस के आ जाएंगे। हमने इस चैप्टर में मेनली तो क्या पढ़ना है, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करना है। हमें पता कैसे चलता है कि एक कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? तो आप ध्यान रखें, जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसकी ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनमें से कोई भी अगर एक हो रही है, इनमें से कोई भी अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही है तो मतलब केमिकल रिएक्शन है। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, आप किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा चीजों को आपस में मिला देते हो, और अगर इसके दौरान गैस अगर कोई रिलीज होती है, कोई इवॉल्व अगर होती है गैस, तो इट मींस क्या है, ये एक केमिकल चेंज है। या मान लो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, आप रिएक्शन करवा रहे हो, रिएक्शन के दौरान टेस्ट ट्यूब में या बीकर में नीचे की तरफ हमें कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस दिखाई देता है, तो वो भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा
केमिकल चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रेसिपिटेट बनता है। कलर चेंज अगर हो जाए, सॉल्यूशन का कलर अगर चेंज हो जाता है, मान लो आपने दो कोई अलग अलग सॉल्यूशन लिए, कलरलेस थे बिल्कुल वो, है ना, आपने मिला दिया मान लो उनका कोई भी कलर हो गया, ब्लू, रेड, ऑरेंज, कुछ भी अगर कलर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये केमिकल चेंज है। टेम्परेचर चेंज हो जाए, आप क्या करते हो, अभी दो चीजों को मिलाया, बीकर को टच करके आपने देखा, अगर बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो हम क्या बोल देंगे, केमिकल रिएक्शन है या केमिकल चेंज हुआ है यहाँ पर। और चेंज इन स्टेट, अगर इनकी स्टेट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तब भी उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। जैसे हम बात कहते हैं कि भाई सॉलिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट हमने लिया हुआ था सॉलिड, रिएक्शन के बाद वो लिक्विड में चेंज हो गया या गैस में चेंज हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स आप जरूर याद रखें कि केमिकल चेंज कैसे हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। अब ये केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो देखो बहुत जरा ध्यान से समझना। इस केमिकल इक्वेशन को आप और थोड़ा अच्छी तरीके से समझ सकते हो अगर हम एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी पहले अगर हम देखें, तो आप यहां पर देखें, एक एक्टिविटी आपको दी हुई है 1.1, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। आपने इसमें क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल होती है, उसका आपने एक रिबन लेना है, मतलब एक लंबी सी एक मेटल लेने, एक टुकड़ा लेना है उसका आपने, और उसको आपने क्या कर देना है, जलाना है। क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाना है, यानी कि बर्न करना है। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो हमें क्या यहां पर दिखाई देगा, देखो आपको एक डायग्राम यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये आपने एक टोंग ली हुई है, टोंग का मतलब एक चिमटी जैसी होती है, और उससे आपने क्या कर रहे हो, ये बर्नर के थ्रू इसको जला रहे हो। तो यहां हम क्या देखेंगे कि नीचे की तरफ एक व्हाइट कलर का पाउडर हमें यहां दिखाई देता है ना। आपको यहां पर देखें ध्यान से, एक व्हाइट कलर का पाउडर आपको यहां पर ही दिखाई दे रहा है, इसके अंदर, इस चाइना डिश के अंदर। तो ये व्हाइट कलर का जो पाउडर यहाँ पर बन रहा है, पहले तो था नहीं है, अभी बना है ना ये, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, जरूर चेंज हुआ होगा, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, एक नया कंपाउंड बन रहा है ना। तो ये जो नया कंपाउंड बनता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्चुअली में इसमें हो क्या रहा है, तो देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं मैग्नीशियम, तो एक्चुअल में यहां पर हो क्या रहा है, हम यहां पर ले रहे हैं मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं तो देखो मैग्नीशियम को ऐसे लिखा जाएगा, और उसको हम जला रहे हैं। आप एक बात ध्यान रखें, किसी भी चीज को अगर हम जलाएंगे, जलाने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना, तो हम उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं। जब हम इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो एक व्हाइट कलर का एक कंपाउंड बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है ना, ये होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होगा ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ये। अब ये आपने ऐसे रिएक्शन लिख दी इसकी, ठीक है ना, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पर हमारा बन रहा है। अब आप इतने बड़े तरीके से सभी रिएक्शन को तो नहीं लिख सकते हो, है ना, इतने बड़ी तरीके से नहीं लिख सकते हो, तो हमें क्या करना होता है, इसको थोड़ा शॉर्ट में हम लिखते हैं, और शॉर्ट में हम लिखेंगे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, और वही हमारी होती है क्या, केमिकल इक्वेशन। ये जो हमने लिखा है इसको हम एक केमिकल इक्वेशन इसको भी कहते हैं, पर ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है ये प्रेफर नहीं की जाती, प्रेफर की जाती है कौन सी वाली केमिकल इक्वेशन, जिसमें आपको उनके सिंबल की फॉर्म में लिखना होता है। अब कैसे इसको सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे, तो देखो अभी अभी जो हमने रिएक्शन देखी थी उसको हम कैसे सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे, यहां आप देख सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि भाई मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हम जानते हैं हमेशा से O2 की फॉर्म में होती है ना, ऑक्सीजन गैस होती है ये। तो जब आप इनको रिएक्ट करवाएंगे तो एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोल देते हैं MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि इस MgO का फॉर्मूला, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यही होगा? इसके लिए आपको थोड़ा सा 9th क्लास में जाना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूले बनाने आते होंगे। मैग्नीशियम का चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2। हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, MgO बनेगा फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमने केमिकल रिएक्शन लिखी है इसको हमने एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। सारी रिएक्शंस इस तरह से लिखी जाती हैं, जैसे आपको यहां पर एक दे रखी है Zn + H2SO4, क्या बना रहा है ये, ZnSO4+ का H2। अब देखें इधर, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी हैं ये हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और राइट साइड वाले जितने भी हैं वो है हमारे क्या,
प्रोडक्ट्स हैं। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formulae of the substances involved in it is known as chemical equation। ठीक है, अब पता है क्या, जितने भी केमिकल इक्वेशंस हम लिखते हैं, जितने भी हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, उन सबको हमें बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है? उन सबको बैलेंस करना होता है। क्यों करना होता है बैलेंस? तो अब याद रखेंगे, हमने एक लॉ पढ़ा था 9th क्लास में जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ा था हमने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब भी कभी कोई रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का जितना मास होता है और प्रोडक्ट का जितना मास होता है, दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास ऑलवेज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ना तो रिएक्टेंट का ज्यादा होना चाहिए, ना ही प्रोडक्ट का कम होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। उसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? सभी रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो देखो यहां पर आपको एक लॉ भी दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. This means that the total mass of all the reactants must equal to the total mass of the products. यानी कि जो रिएक्टेंट्स का जो मास है टोटल, वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट्स के मास के। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स। कोई भी डेफिनेशन आपको जो इजी लगे आप याद कर ले, वो तीनों डेफिनेशन 3 फॉर्म में आपको दी हुई है, तो आपको कुछ भी इसमें से याद कर सकते हैं। अगर पेपर में आएगा तो आप वो कर सकते हैं। वैसे तो चांसेस कम है कि पेपर में आपसे ये पूछा जाए, पर फिर भी आप इसको एक बार याद जरूर कर लें। इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं? रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर रिएक्शंस की बैलेंसिंग सिखा रहा हूँ। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी जितनी भी कम्युनिटी है आपके फ्रेंड्स की, उसके साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी का इसमें बेनिफिट हो। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप एक बात ध्यान दें, बैलेंसिंग वाला जो पार्ट है ये प्रैक्टिस मांगता है। आप अगर सोचो कि 1-2 रिएक्शन हमने कर ली बैलेंस और हमें आ गया, आप गलत हो यहाँ पर। तो आपको बैलेंसिंग सीखनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 10 रिएक्शंस आपको दी हुई हैं, मैं 10 तो नहीं करवाऊंगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। कुछ रिएक्शंस मैं आपको इसमें बैलेंस करवा देता हूँ, ठीक है? ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, देखें Fe कितने हैं? 1। यहाँ पर Fe कितने हैं? 3। बैलेंसिंग में हमें करना क्या होता है? रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम्स होते हैं और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एटम्स होते हैं उनको बैलेंस करना होता है, सेम करना होता है, इक्वल करना होता है, बस ये बैलेंसिंग होती है। यहां आप देखें Fe कितना है? 1। यहां कितने हैं? 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर स्टार्टिंग में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन आप देखें कितने हैं? यहाँ पर 4। यहाँ पर कितने हैं? 1। कुछ नहीं लिखा होता तो 1 माना जाएगा, तो आपको भी यहाँ पर 4 लगाना है। आप याद रखें 4 यहां नहीं लगाएंगे, ठीक है? हमेशा आप क्या करेंगे? इनकी मल्टीप्लाई करते हैं स्टार्टिंग में। किन्हीं भी नंबर्स की आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टार्टिंग में हमेशा, तो ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन 4 हो गए। जब हम ऐसा करते हैं तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन पहले से 2 थे और 4 से हमने और मल्टीप्लाई कर दी। कितने हो गए? अभी 8 हो गए। हम बोलेंगे हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। अब हाइड्रोजन 8 है और यहां पर कितने हैं? देखो 2। तो यहां भी कितने से आप मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां भी कितना होगा? हाइड्रोजन अब 8 हो गए। दोबारा एक बार चेक कर ले, Fe 3 है, यहां पर भी 3 है, हाइड्रोजन 8 है, यहां पर भी देखो 8 है, ऑक्सीजन 4 है, यहां पर भी कितने हैं? 4 है। सारे एटम्स सेम आ गए, मतलब हम कह देंगे रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो बस इतनी आसान सी रिएक्शन होती है बैलेंस करने के लिए। ये ब्रैकेट वाले रिएक्शन अभी मैं आपको थोड़ी देर में करवाऊंगा, पहले आप इजी वाले रिएक्शन सीख लें, उसके बाद वो वाली करेंगे। यहां अगर आप देखेंगे Fe 1 है, यहां पर भी 1 है, हम कह देंगे बैलेंस है। क्लोरीन आप देखें कि यहां पर कितना है? क्लोरीन आप देखें यहां पर कितने हैं? 3 है और यहां पर कितने हैं? 2 है। तो हम पता है क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ऐसा करने से क्या होगा? इधर क्लोरीन कितने हो जाएंगे बताओ? 6, और यहां पर भी कितने हो जाएंगे? 6। बैलेंस हो जाएंगे। ऐसा करने से Fe यहां पर 2 हो गए, यहां पर 1 था, तो इसलिए यहां पर भी आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या देखेंगे? रिएक्शन ये भी बैलेंस हो गई है। इस पर आ जाते हैं अब हम, ये 5th वाली जो इक्वेशन है इसको देख ले। कार्बन देखें कितने हैं? 6। यहां पर कितने हैं? 1। तो क्या करेंगे आप? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है?
हाइड्रोजन आप देखिए कितने हैं 12, और यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई आप करेंगे 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से आप देखें कि ऑक्सीजन कितने हो गए 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन कितने हो गए इधर 6 हो गए, और यहाँ कितने हो गए 6 दूनी 12, मतलब 12 और 6 18 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए हैं। जबकि यहाँ कितने 6 इधर है 2 इधर है ना, 8 ऑक्सीजन हो गए। तो अगर हम इधर यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 18, 18 ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे। ये भी बैलेंस ये भी बैलेंस, तो बस इस तरह से बैलेंस कर देंगे इसको। यहाँ वाली देखो 7, नाइट्रोजन कितने हैं 2 है, और यहाँ पर कितना है 1 है, तो क्या कर देंगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन कितने हैं 2, और यहाँ कितने हो गए देखो हाइड्रोजन 3 पहले से थे, 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 और लगा दिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 हो जाएंगे हाइड्रोजन। यहाँ पर है 2, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा नाइट्रोजन तो 2 थे, यहाँ भी 2 थे, ठीक है, तो रिएक्शन ये बैलेंस हो गई है। ठीक है, आ जाओ इस वाले रिएक्शन पर भी आ जाओ जरा। देखो एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हैं 1 है, यहाँ पर कितने हैं 2 है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर हाइड्रोजन ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के ऊपर भी 3 है और हाइड्रोजन भी कितने हमारे 3 है। ऑक्सीजन अगर 3 है और यहाँ पर कितने देखो 3 और 1 4, तो बैलेंस तो नहीं है ये। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितने हैं 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से हाइड्रोजन देखो कितने हो गए 6, कितने होगा हाइड्रोजन 6 हो गए, और यहाँ देखना जरा 3 पहले से थे और 2 इधर मल्टीप्लाई भी हो रखा है, तो वो कितने हो जाएंगे 6 ही हो जाएंगे हाइड्रोजन यहाँ पर भी, है ना। ऑक्सीजन आप देखें 3 ये रहे और 3 ये रहे, सिर्फ 6 है यहाँ पर 6 है यानी कि, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे। अल्टीमेटली रिएक्शन अब बैलेंस हो गई। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सारे रिएक्शंस है, बैलेंस करने के लिए मैं चाहूंगा कि बाकी की जो रिएक्शंस है वीडियो को पॉज करके आप बैलेंस करें, और जो नहीं आती वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बात और कहूंगा, ये जो नोट्स है, नोट्स और असाइनमेंट्स हर चैप्टर के मेरे पास अवेलेबल है। आपको इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के नोट्स या असाइनमेंट अगर चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और जो भी नोट्स आपको चाहिए आपको सब उसमें मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर करें। चलिए अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां से हमारा हम कह सकते हैं असली चैप्टर शुरू होता है, तो इसलिए पूरे ध्यान से समझेंगे आप। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन मेनली 5 तरह की होती हैं। एक होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे बारी बारी से। तो देखो नाम से ही मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का यहाँ पर मतलब क्या होता है सब जानते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, जुड़ना। तो यानी कि सीधी सी बात है, जब भी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हो, आपस में मिल रहे हो, जुड़कर एक प्रोडक्ट बना रहा हो, 2 चीजें मिलकर जब भी एक चीज बना रही हो तो वो क्या होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। यहां आप देखें जरा, जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से करवाई थी रिएक्शन, क्या बना था हमारा MgO बना था। तो अब देखें यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं भाई, रिएक्टेंट हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 हैं और प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर 1 है, तो कॉम्बिनेशन हो गया। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से कराओ तो रिएक्टेंट यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आपको 2 और प्रोडक्ट कितना है 1, तो ये भी कॉम्बिनेशन है। सारी रिएक्शन देखो बैलेंस की हुई है, बैलेंसिंग आप सीख चुके हो, आप कर करके देखे बैलेंसिंग। यहाँ पर भी देखे रिएक्टेंट 2 है प्रोडक्ट 1 है, यहाँ पर भी रिएक्टेंट कितने हैं 2 है, प्रोडक्ट कितने हैं 1 है। तो इन सभी रिएक्शंस को हम क्या बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देंगे। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए एक आपको बुक में बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दी हुई है। अच्छा यहाँ पर एक बात और समझ ले, एक चीज दी हुई है यहाँ पर कि जो मैग्नीशियम रिबन जो होता है जब वो जलेगा तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक्टिविटी के बारे में बता रहा था ना, हाँ, तो यहाँ पर आप उस एक्टिविटी को जरूर देखें, समझें उस एक्टिविटी को। ये सारा जो इसमें दिया हुआ है ये आपको करवाया जा चुका है। बैलेंसिंग आप बॉक्स वाला तरीका जो दिया हुआ है इससे ना करके जैसा आपको करवाया है आप उस तरीके से करें तो आपको बहुत ज्यादा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा।
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखें यहाँ पर ये एक्टिविटी आपको दी हुई है 1.4, इसमें क्या दिया हुआ है, आपने एक स्मॉल अमाउंट में लेना है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को आप याद रखेंगे क्विक लाइम कहते हैं, कॉमन नेम क्या होता है इसका, क्विक लाइम, और फॉर्मूला इसका क्या होता है हम जानते हैं CaO, नहीं जानते तो आप याद रख लें, ठीक है। आपने इसमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी मिला देना है। अब आप थोड़ा सा पानी मिलाने के बाद इसमें बीकर को टच करना है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, है ना, बीकर को आप टच करेंगे। तो पूछ रहा है कि डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या आपको टेम्परेचर में कुछ भी चेंज महसूस हुआ। तो देखो हम क्या देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। याद रखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके स्लेक्ड लाइम बनाता है CaOH2, साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है, इसी की वजह से हमें बीकर कैसा महसूस होगा, हॉट महसूस होगा, यानी कि गर्म महसूस होगा। यानी आप देखें इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, और अगर चेंज इन टेम्परेचर होता है तो वो क्या होती है, हमारी एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे यहाँ पर, in this reaction calcium oxide and water combine to form a single product calcium hydroxide। और ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, दो से ज्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके, उसको हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन कह देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से केमिकल रिएक्शन के बारे में, है ना। अब यहां पर एक बार आप देखेंगे ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से, एक्स्ट्रा बात आपको बताई हुई है। ये जो पहले तो आपको रिएक्शन जरूरी है याद रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्या है रिएक्शन में कि CaO प्लस का H2O क्या बनाएगा, CaOH2, यानी क्विक लाइम की वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाता है हमारा, वो स्लेक्ड लाइम बन जाता है। ठीक है, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। आपने देखा होगा हम पता है क्या करते हैं, व्हाइट वॉश करने के लिए यूज करते हैं किसको, क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम को। एक्चुअली में क्विक लाइम तो पाउडर होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। अब आप उसको व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं, लेकिन व्हाइट वॉश के लिए आप उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पाउडर दीवार में थोड़ी डालेंगे हम, पानी तो मिलाना पड़ेगा ना उसके अंदर। तो जब उसमें पानी मिलाएंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो स्लेक्ड लाइम बनेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमने देखी थी, आप क्विक लाइम अगर लेते हैं और उसमें पानी अगर आप मिला देंगे या उसको पानी में मिला देंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्लेक्ड लाइम कह देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब इस स्लेक्ड लाइम को हमने दीवारों पर लगाया व्हाइट वॉशिंग के लिए, वॉल पुट्टी जिसे हम कहते हैं, ये किया हमने, अब देखेंगे 2-3 दिन बाद दीवारों पर शाइनिंग आ जाती है, चमक आ जाती है। सवाल आता है क्यों, तो अब याद रखेंगे जब आपने दीवारों पर ये कर दी तो एटमॉस्फेयर में CO2 गैस होती है। कौन सी गैस होती है, CO2। तो ये स्लेक्ड लाइम CO2 से रिएक्ट करता है और एक प्रोडक्ट बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। पता है इसी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से ही दीवारों पर शाइनिंग आ जाती है, चमक आ जाती है। आप याद रखेंगे इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम मार्बल भी कहते हैं, मतलब मार्बल इसी का ही बना होता है। हम इसी को लाइम स्टोन भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको, लाइम स्टोन, और ये क्या होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात हो रही थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। क्या बोलेंगे हम, डेफिनेशन याद रखें, यानी द रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single substance या सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो देखें आप डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा। डीकंपोजिशन एक्चुअली में नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना। क्या मतलब होता है डीकंपोजिशन का, टूटना। तो मतलब जब भी किसी भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितने होंगे यहाँ पर इसमें स्टूडेंट्स, एक होगा। जब भी एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट में अगर डिवाइड होगा, कई सारे प्रोडक्ट में अगर टूटेगा, तो उसको हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कह देंगे, है ना। यानी कि मैंने सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इन 2 or more than 2 products, then the reaction is known as decomposition reaction। आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, the reaction in which a single compound splits up into 2 or more simpler substances is known as decomposition reaction। decomposition reaction अब याद रखेंगे ये 3 तरीकों से होती है। decomposition कितने तरीके से होगी, 3 तरीके से होगी। एक तो होती है बाय हीट, बाय लाइट और बाय इलेक्ट्रिसिटी। 3 तरीकों से होती है, इसलिए इसकी 3 अलग अलग टाइप होती हैं। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया हुआ कुछ अलग से, तो आप समझे। हीट के थ्रू अगर हम डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं रिएक्टेंट को, तो उसको हम बोल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोल देंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट के थ्रू अगर हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं रिएक्टेंट को, तो उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं अब हम। सबसे पहले देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो मैम डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम जब हीट करके अगर हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसके रिएक्शंस याद रखना, जैसे आपने एक लिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को देखो आपने हीट करा, तो जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, और साथ में गैस बनेगी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो आप देखें यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं, एक ही है, और प्रोडक्ट यहाँ पर कितने बन रहे हैं, एक से ज्यादा बन रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर हो गई है। नेक्स्ट वाली आप रिएक्शन देखेंगे, सेकंड रिएक्शन में भी यही चीज हो रही है। KClO3 रिएक्ट कर रहा है, किस हीट कर रहे हैं उसको, तो क्या बन रहा है, KCl और O2। बैलेंसिंग आपको आती ही है, बार बार रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप करेंगे लेकिन बैलेंस वो, है ना। एक अगली आपको दी हुई है FeSO4, इसको हीट करेंगे तो Fe2O3, SO2 और SO3 बनेगा। देखो यहाँ पर ये एक्टिविटी आपको NCERT में दी हुई है, ये वाली जो एक्टिविटी है आपको NCERT में दी हुई है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये वाली भी, इसलिए आपको दिखाना भी जरूरी है ये, और आप लेंगे इसको अपने तरीके से। ये देखो एक्टिविटी 1.5 आपने करा क्या है, इसमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स आपने लिए एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, आपने इनका कलर नोट कर लेना है। तो आप याद रखेंगे फेरस सल्फेट का जो कलर होता है बिल्कुल वो होता है ग्रीन कलर। कैसा कलर होगा, ग्रीन कलर होगा, ठीक है। और आपने इसको जस्ट हीट करना है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये हीट हो रहा है। तो जब हीट करेंगे ना हम, तो उसके बाद पूछता है क्या हुआ, हम देखेंगे इसका जो कलर है ग्रीन कलर से अब ये चेंज हो गया किसमें, ब्राउन। हमें कुछ इसमें ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हुए दिखाई देंगे, है ना। कलर चेंज हो रहा है, मतलब कोई ना कोई क्या हुआ होगा, कोई दूसरा कंपाउंड बना होगा। क्या होगा, कोई ना कोई एक दूसरा कंपाउंड फॉर्म हुआ होगा। दूसरा कंपाउंड हमारा क्या फॉर्म हुआ है, देखते हैं यहाँ पर। तो आप देखें, एक ये कंपाउंड बनता है फेरिक ऑक्साइड, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। FeSO4 को अब हीट करेंगे तो बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2, साथ में बन जाएगा हमारा क्या, SO3, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो गैसेस बनेंगी और एक कंपाउंड बनेगा ब्राउन कलर का। तो ग्रीन कलर से ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। आपको मैं एक बात और बता दूं, एक्चुअली में ये जो FeSO4 के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। क्या फॉर्मूला होगा उनका, FeSO4.7H2O। तो पहले जब उनको हीट किया जाता है ना, उनको हीट करने पर क्या होगा, ये जो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये निकल जाते हैं, और ये हो जाता है कलरलेस। क्या हो जाता है ये, कलरलेस। फिर उसको और हीट करेंगे तब जाकर वो ब्राउन कलर में डिवाइड हो जाएगा। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं आगे हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, इनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। आप बस इतनी बात ध्यान रखें कि ग्रीन कलर के अगर हम फेरस सल्फेट को लेते हैं तो वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड बनता है, और क्योंकि हीट करने पर ये डिकम्पोजिशन हुआ, इसलिए इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कह देंगे। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी हुई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एक एक्टिविटी आपको दी हुई है। लेड नाइट्रेट आपने लेना है और उसके क्रिस्टल्स को हीट करना है, ये कलरलेस होते हैं। तो हम देखेंगे येलो कलर का कंपाउंड बन जाएगा जो क्या होता है, PbO, लेड ऑक्साइड होता है या लेड मोनोऑक्साइड होता है। और ये एक बड़ी चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस बनेगी जो ब्राउन कलर की होती है, मतलब इसमें हमको ब्राउन कलर का एक फ्यूम या धुआं निकलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन पूरी केमिस्ट्री में याद रखेंगे, एक ही गैस होती है जो ब्राउन कलर की होती है, वो कौन सी होती है हमारी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो मैंने बताया था ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। Fe2O3 जो मैंने बताया था ना, ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो होता है NO2, ये गैस फॉर्म में होती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आपको मैं इसमें दिखा दूं, एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिखाई देगी ये वाली। लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को अगर हम हीट करेंगे तो ये एक्टिविटी होगी और बन जाएगा हमारा इसमें जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है, यानी कि लेड ऑक्साइड बन जाएगा येलो कलर का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे अब हम देखते हैं, आगे चलेंगे। अब हम अभी हमने पढ़ा है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा, अभी मैंने शुरू में बताया था जब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर अगर डिकम्पोजिशन होगा तो उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आप देखें, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ही एक्टिविटी आपने जरूर याद रखनी है, एक ही रिएक्शन आपने लेना है H2O।
क्या लेना है, H2O, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करनी है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो दो गैसेस बनती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये एक्टिविटी आप याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये पूरी एक्टिविटी पढ़ सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं इस डायग्राम में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कम टाइम में। देखें, आपने एक ये बीकर लिया हुआ है या मग लिया हुआ है, कुछ भी आप समझ लें इसको, और दो आपने इसमें इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं, ठीक है। ये दो आपको इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं, इसमें पानी आपने भरा हुआ है, पूरे इसमें बीकर में आपने क्या कर दिया, पानी भर दिया, और थोड़ा सा एसिड आपने इसके अंदर मिला देना है। क्यों मिलाना है अभी बताऊंगा मैं आगे आपको। अब आपने इसको यहाँ पे देखो, दो जो इलेक्ट्रोड ये निकल रहे हैं, इनको यहाँ पर बैटरी से कंबाइन कर दिया है, बैटरी से इनको जोड़ दिया है, एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता तो अब आपको पता चल जाएगी कि मेटल का वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होगा, जो बैटरी के किससे जुड़ा हुआ होगा, पॉजिटिव से, उसको हम क्या बोल देते हैं, एनोड कह देते हैं। और जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ होगा स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा क्या, कैथोड कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखते हैं। आपने क्या करना है, दो अलग से टेस्ट ट्यूब लेनी है। आपने क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है और उनको पानी से पूरा आपने भर देना है। पानी से पूरा भरने के बाद आपने उसे ऐसे उल्टा कर देना है, बिल्कुल दबा के रखना है, पानी गिरेगा तो नहीं उनका बिल्कुल भी। और उन टेस्ट ट्यूब को एक एक करके इन इलेक्ट्रोड के ऊपर, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर ऐसे ऊपर से पहना देना है। दिख रहा होगा ना आपको डायग्राम में, इसके ऊपर ऐसे पहना देना है आपने ऊपर से। और ऐसा करने के बाद अब आपने स्विच ऑन कर देना है। जब हम स्विच ऑन कर देंगे तो हम क्या देखेंगे, इसमें करंट फ्लो होगा। उस करंट के फ्लो होने की वजह से हमें थोड़ी देर बाद इन दोनों गैसेस में हमको बबल्स उठते हुए दिखाई देंगे। देखो यहाँ आपको डायग्राम में, फिगर में अगर आप देखेंगे आपको बबल्स दिख रहे हैं। केमिस्ट्री में एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी बबल्स अगर फॉर्म होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ भी जरूर केमिकल रिएक्शन हुई होगी। यहाँ एक्चुअली में हो क्या रहा है, हमने तो क्या लिया हुआ है, बस हमने तो H2O लिया हुआ है। क्या लिया हुआ था हमने, H2O। यहां पर आप देखें, हमने H2O लिया हुआ है, ठीक है भाई। अब इस H2O में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे ना इसमें, तो हम क्या देखते हैं कि दो गैसेस बनती हैं। कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बैलेंस आपको करना आता ही है। अगर हम इनको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, 2। दो ये गैसेस हमको बनती हुई यहाँ पर दिखाई दी। उन्हीं दोनों गैसेस के ये बबल्स इनमें फॉर्म होते हैं। दोनों गैसेस के बबल्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसमें, यहाँ आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि ये बबल्स गैस के क्यों बन रहे हैं, ठीक है। क्यों बन रहे हैं, इसका रीजन तो ये हो गया कि H2O जो है वो ब्रेक हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है भाई। आपको एक विशेष बात यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। विशेष बात यहाँ पर यह है कि एक टेस्ट ट्यूब में आप देखेंगे कि जो गैस है, बबल जो है वो ज्यादा है। देखो इसमें, इस वाली टेस्ट ट्यूब में खाली गैप ज्यादा दिख रहा है और इसमें खाली गैप क्या है, कम है। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें खाली गैप ज्यादा होगा मतलब उसमें ज्यादा गैस है, और इसमें क्या है, कम गैस है। सवाल ये पूछा जाता है कि जो ज्यादा वाली गैस है वो कौन सी गैस है। आप हमेशा याद रखेंगे, जो ज्यादा वाली गैस होगी वो कौन सी वाली गैस होगी हमारी, हमेशा हाइड्रोजन। कौन सी गैस होगी, वो हाइड्रोजन। और जो कम वाली गैस होगी हमेशा, वो होगी कौन सी, ऑक्सीजन होगी। कौन सी होगी स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजन। तो दोनों गैसेस आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहला तरीका तो यह है पहचानने का। अच्छा क्यों होती है, डबल क्यों होती है उसकी है, तो यहां पर देखेंगे आप। अभी आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, इस रिएक्शन में आपको क्या समझ में आया कि वाटर आप जो ले रहे हो उससे हाइड्रोजन जो बन रही है वो डबल है, किससे, ऑक्सीजन से। मतलब हाइड्रोजन ऑलवेज डबल होगी। तो इसका रिएक्शन की फॉर्म में जब हम देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है हमेशा वो डबल होती है और ऑक्सीजन हमेशा हाफ होगी उसकी। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप वाटर का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन देखो कितनी है, 2, और ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर हमारी 1 है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कितने का रेशियो होता है, 2:1 का रेशियो होता है। तो इसलिए क्या होता है, रिएक्शन में हाइड्रोजन हमेशा डबल होगी ऑक्सीजन से, ठीक है। तो अब याद रखेंगे कौन सी गैस कैथोड पर होती है और कौन सी गैस एनोड पर होती है।
जो ज्यादा वाली गैस होती है वही हमारी हाइड्रोजन होती है और वो कैथोड पर होती है, जो कम वाली गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है और वो एनोड पर होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ये। तो देखो यहाँ पर आपको रिएक्शन भी दी हुई है ये वाली, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से हमको पता चलता है कि जो वाटर जो है इसमें दो पार्ट्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और वन पार्ट किसका है, ऑक्सीजन का है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा वैसे तो आपको एक ही याद रखना है, अगर फिर भी आप एक्स्ट्रा में देखना चाहें तो एक रिएक्शन और दी हुई है, NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे तो ये भी हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हम सनलाइट की प्रेजेंस में वो डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, कोई भी जो रिएक्टेंट होगा उसको हम क्या कर देंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं। इसके लिए भी एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप यहीं देख लें। आपने क्या करना है, एक चाइना डिश आपने लेनी है या कोई भी प्लेट ले लो छोटी सी, और उसमें आपने सिल्वर क्लोराइड ले लेना है। सिल्वर क्लोराइड का कलर आपने याद रखना है व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड आपने बस धूप में रख देना है थोड़ी देर के लिए। जब धूप में रखेंगे हम देखेंगे उसका कलर चेंज हो गया, व्हाइट कलर जो है वो चेंज हो गया किसमें, ग्रे कलर में। हमने शुरू में पढ़ा था जब भी कभी कलर भी अगर चेंज होगा, कलर चेंज होने का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई होगी जरूर, है ना। उस केमिकल रिएक्शन से क्या बना, एक Ag बना और एक Cl2 बना, मतलब क्लोरीन गैस बनी। तो यानी कि ये जो व्हाइट कलर है ये ग्रे में चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट कितना है यहाँ पर, एक ही है, और प्रोडक्ट देखो यहाँ पर दो बन रहे हैं, मतलब ये डिकम्पोजिशन हो रहा है क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आप क्या देखेंगे, when decomposition is carried out by using sunlight it is called photolytic decomposition। तो ये हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। मैं आपको ये बात बता दूं, इस चैप्टर के एमसीक्यूज इस चैनल पे पहले डाले जा चुके हैं, बहुत सारे हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे, और आगे आने वाले टाइम पर भी कुछ ही दिनों में इस चैप्टर का असाइनमेंट और एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप इस चैप्टर को पूरा समझें और तभी आप उनके जवाब दे पाएंगे। मैं बीच बीच में आप लोगों से कई सारे क्वेश्चंस पूछूंगा जब एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, तो ठीक है ना। और आप मुझे ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको अभी तक जो पढ़ा है हमने सर आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से या नहीं। अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। चलिए आगे हम देखेंगे ऐसी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल है। सिल्वर ब्रोमाइड आपने ले लेना है, सिल्वर ब्रोमाइड को भी आपने सनलाइट में रख देना है। ये आप याद रखेंगे, कुछ जो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है पेल येलो कलर का होता है, जब हम इसको रखेंगे सनलाइट में तो ग्रे कलर का ये तो बनेगा ही, साथ ही साथ रेड ब्राउन कलर की एक गैस हमें प्रोड्यूस होती है दिखाई देगी। ठीक है, मतलब रेड ब्राउन कलर हमें कुछ दिखाई देगा, मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है। रिएक्टेंट एक ही है, प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, दो बन रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और उससे पहले जो हमने पढ़ी थी वाटर वाली, वो क्या थी हमारी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन थी। तो तीनों तरह के डिकम्पोजिशन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसके लिए, इसको समझने के लिए एक छोटी सी मैं आपको एक्टिविटी बता देता हूं अपनी तरफ से ही। ठीक है, देखो आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है, ठीक है भाई, और बीकर में आपने एक सॉल्यूशन डालना है। बीकर में क्या करना है, आपने सॉल्यूशन डालना है। सॉल्यूशन कौन सा आप डालेंगे, वो आप डालेंगे कॉपर सल्फेट का, CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ इसमें आप क्या करेंगे, एक आयरन की नेल मतलब Fe, आयरन की नेल आपने इसके अंदर डाल दी। जैसे हम ये करेंगे, अच्छा पहले तो एक बात बताओ जल्दी से, कमेंट में जल्दी बताएं कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो टाइम खत्म है। तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, कई बच्चों ने इसका जवाब दिया है और इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ब्लू। तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, अब आपने क्या देखा, जैसे ही इसमें आयरन की नेल आप इसके अंदर डाल देंगे, लोहे की कील आप इसके अंदर डाल देंगे, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाता है। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कुछ ग्रीनिश कलर में, ग्रीन कलर उसका हो जाता है।
कलर चेंज हुआ है। कलर चेंज होने का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन हुई होगी। तो यहाँ आप देखें, ये लिया हुआ आपने कॉपर सल्फेट, Fe लोहे की कील आपने डाली थी, तो आप जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीनिश। ये थोड़ा इधर खिसक गया, ये कोई नहीं, तो एक एक पॉइंट आगे खिसका लो इनको, ठीक है। और कॉपर कैसा है हमारा, रेड ब्राउन कलर का। मतलब यहाँ पे कलर चेंज हो गया, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो है वो किसमें हो गया, ग्रीन कलर में चेंज हो गया। यहाँ पर हुआ क्या है, Fe की हम रिएक्शन करवा रहे थे CuSO4 से, तो देखो क्या बन गया, FeSO4 बन गया और Cu बन गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पता है कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना, तो आयरन जैसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ये क्या करता है, कॉपर को, आप यहां पर ऐसे देखें, इसने क्या करा, कॉपर को यहां से हटा दिया और हटाकर खुद इसकी जगह पर आ गया, क्या बना दिया, FeSO4। और कॉपर बेचारा यहां से अकेला हो गया, अलग हो गया बिल्कुल। तो यानी ये रिएक्शन जो होती है जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, उसी को हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। हाई रिएक्टिव मेटल हमेशा मेटल ही करेगा, याद रखेंगे, दोनों मेटल होते हैं। हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां देखें, जैसे आपको ये वाली रिएक्शन एक दी हुई है, पहले डेफिनेशन भी देख लेते हैं। Those reaction in which one element in a compound displaces other element in other compound are known as displacement reaction। या ये डेफिनेशन है, the reaction in which more reactive element displaces a less reactive element from its solution is known as displacement reaction। ठीक है, जो भी आपको इजी लगे आप याद कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट के रिएक्शन कराते हैं जिंक से, तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस का CO। पेपर में पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई तरह के कि बताओ रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट रिएक्टिव है, कौन से एलिमेंट रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है। तो आप जरूर से याद कर लें। एक रिएक्टिविटी सीरीज आपको दी गई है चैप्टर नंबर 3 में, तो आप उसको एक बार देख लें, वहां आपको मिल जाएगी वो, ठीक है। चलिए, और आप देखें, अगर हम लेड की करवा देते हैं कॉपर क्लोराइड से, तो लेड क्लोराइड और कॉपर बनेगा। तो ये सारे रिएक्शन है, इनको जरूर देख लें आप। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब हम शुरू करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक। चलिए, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम बात करेंगे। इसके लिए भी आपने छोटी सी क्या करा, एक्टिविटी करी। एक्टिविटी में आपने क्या करा, यहां पर मैं आपको एक्टिविटी दिखा देता हूं एनसीईआरटी में। स्टूडेंट्स, मैं एनसीईआरटी आपको साथ साथ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप एक रिलेट कर पाओ, आपको पता चल पाए कि आप पढ़ क्या रहे हो और एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, कहां पर आप पढ़ रहे हो, कहां पर नहीं पढ़ रहे हो, है ना। आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो देखो, ये सारी डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो हम बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखेंगे आपने क्या करना है, एक्टिविटी 1.10 आप देखेंगे, 3 ml आपने सॉलिड सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, सॉरी सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन आपने लेना है। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने 3 ml क्या ले लेना है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लेना और दोनों को मिक्स कर देना है। और बस हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो देखो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपने एक टेस्ट ट्यूब में तो क्या ले लिया था, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले लिया था स्टूडेंट, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। हम पता है क्या देखेंगे, जब दोनों को मिला देते हैं ना, तो टेस्ट ट्यूब में जिसमें मिलाया गया था, नीचे हमें एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, मतलब घुला नहीं होता अच्छी तरह से, नीचे में मिल जाता है जमा हुआ बिल्कुल। तो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो हमको मिलता है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है और इसको हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट। क्या है हमारा, वो बेरियम सल्फेट है, और साथ साथ क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे, देखो बेरियम का जो चार्ज है, आप सब जानते होंगे कि बेरियम का देखो चार्ज होता है +2, क्लोरीन का चार्ज होता है -1, सोडियम का चार्ज होता है कितना, +1, सल्फेट का चार्ज होता है -1, ठीक है। तो अब यहां देखो ना, इसमें BSO4 बन रहा है। BSO4 कैसे बना है, बेरियम का +2 सल्फेट का -2, ये दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं, इनके मिक्स होने से, इंटरमिक्स होने से क्या बन गया, BSO4। इसका पॉजिटिव Na और इसका क्या हो जाएगा, माइनस, तो इन्होंने क्या बना दिया, NaCl। मतलब हम क्या बोलेंगे, इनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, आयंस क्या हो रहे हैं, आपस में इनके एक्सचेंज हो रहे हैं। यही तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन होती है। क्या वो रिएक्शन, ये वाली देखो आसान डेफिनेशन है, द रिएक्शंस इन व्हिच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस
एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अकर्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो सभी रिएक्शन जिनमें आयंस का एक्सचेंज होता है और प्रेसिपिटेट बनता है, उन सभी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट के आप 2-3 एग्जांपल जरूर याद रखें। एक तो ये वाला एग्जांपल जो सेकंड वाला है ये याद रखना है आपने, एक ये वाला भी आप याद रख सकते हैं, फर्स्ट वाला भी, और तीसरा वाला तो दूसरा और तीसरा ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ये, तो इनको आप जरूर याद रख ले, बाकी और याद रखें ना रखें। ठीक है ना। यहाँ भी आप देखें लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करा के लेड आयोडाइड बनेगा, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, और क्या बनेगा इसमें? KNO3 बन जाएगा साथ में। तो दोनों रिएक्शन आपने याद रखनी है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे लास्ट वाली रिएक्शन आएगी हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। मैं आपको फिर दोबारा बोलूंगा, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लें, क्योंकि आगे सभी चैप्टर्स मैं आपको इस तरह से करवाने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको सभी चैप्टर्स इसमें करवा पाऊं और आपके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहे। तो इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये होती है रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो सुनो, यहां पर देखेंगे आप जरा, मैं यहां बना देता हूं, हाँ ठीक है। देखो एक्चुअली में ये जो होती है रिडॉक्स, ठीक है, ये दो टर्म से मिलकर बनी है, ये दो तरह की होती है। एक तो होती है रिडक्शन, रिडक्शन से ही बना है रेड, और एक होती है ऑक्सीडेशन, और इसी से बना है ऑक्स, और दोनों को मिलाकर क्या बन गया हमारा? रिडॉक्स। यानी रिडॉक्स में हमेशा दोनों चीजें आएंगी, ऑक्सीडेशन भी आएगा, रिडक्शन भी आएगा। यही डेफिनेशन हो गई। वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है उनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन अकर्स आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो देखो ध्यान से समझना आसान तरीके से, वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन ऐड होगा, वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन क्या होगा? ऐड होगा, मतलब बढ़ेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा, उसको तो हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन। या हाइड्रोजन क्या होगा? कम होगा, तब भी हम क्या बोल देंगे इसको? ऑक्सीडेशन। मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज अगर हो रही है तो उसको ऑक्सीडेशन कर देंगे, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तब ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन हम कब कहेंगे? जब हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा? एडिशन हो रहा होगा हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा होगा? दोनों में से एक चीज हो रही होगी, ऑक्सीजन कम हो रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रिडक्शन हो जाएगा। तो द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, और दोनों का कंबाइन करके हम क्या बोल देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। ठीक है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों के सभी के तो काम नहीं आएगा, कुछ जो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं उनके लिए है ये। एक कॉन्सेप्ट और आता है हमारा, लुईस कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं। ये क्या कहता है? अगर किसी एलिमेंट में से अगर इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो रहे हैं, जैसे सोडियम है, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है तो पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये भी ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी ऑक्सीडेशन होता है, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे इसको। तो सबसे पहले हम यहां देखें, रिएक्शन हो रही है CuO प्लस का H2, क्या बना रहा है? Cu प्लस का H2O। अब यहां देखें कि CuO से Cu बन रहा है, मतलब इसमें जो ऑक्सीजन था पहले, अब वो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा हमारा? रिडक्शन। क्या कहेंगे इसको? इसलिए हम रिडक्शन। अब याद रखें, हाइड्रोजन के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो गया? इसके बाद ऑक्सीजन आ गया, वाटर बन गया ये, तो ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन कह देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं H2S। H2S को अगर आप देखें, यहाँ पर अभी हाइड्रोजन है, लेकिन रिएक्शन के बाद आप देखो हाइड्रोजन खत्म हो गया है यहाँ पर, तो रिमूव हो रहा है ना हाइड्रोजन, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन है, क्लोरीन के पास अभी हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद देखें हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा? रिडक्शन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स आपको दिए मैं, यहाँ आप देख लें, अगर ZnO की C से कार्बन से करवा रहे हैं तो Zn प्लस का CO बन जाता है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है रिएक्शन के बाद, मतलब ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहे हैं।
और अगर ऑक्सीजन डिक्रीज होते हैं तो क्या कहलाता है हमारा, ये रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, और कार्बन से क्या हो रहा है, CO बन रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो बस इस तरीके से आपने याद रखना है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से इस वाले रिएक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो देखो कितनी आसानी से कम समय में हमने ये वाला जो चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अभी पूरा 1 घंटा भी इसमें नहीं हुआ है और देखो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस चैप्टर को भी, इस वीडियो को अच्छी तरह से अगर आप देख लेते हैं, भले ही चाहे दोबारा आप देख लें, आपके दिमाग में चैप्टर अच्छे से बैठ जाएगा। क्विक रिवीजन के लिए या आपको डिटेल में भी अगर पढ़ना हो, दोनों के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, सॉरी, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। पता है ऑक्सीडेशन जो है ना हमारी डेली लाइफ में भी होता है। हमारी डेली लाइफ में जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है कोरोजन। इस नोट्स में मैं आपको बता दूं बहुत सारी चीजें मैंने एक्स्ट्रा दी हुई हैं जो आपके एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं है, तो इसलिए आप इस नोट्स को जरूर एक बार पढ़ लें। सभी टॉपिक्स पूरी लैंग्वेज में आप इस नोट्स में से जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कोरोजन के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कोरोजन का मतलब क्या होता है। कोरोजन का मतलब सीधी सी बात समझ लो, अगर कोई भी मेटल मॉइस्चर से, एयर से, है ना, ह्यूमिडिटी वगैरह से अगर रिएक्ट करती है तो धीरे धीरे वहां से वो खराब होने लग जाती है, गलने लग जाती है, या उसके ऊपर कोई एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, कार्बोनेट की लेयर आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं इसको, कोरोजन कहते हैं। मेटल का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये तो कोरोजन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, लोहे की किसी भी चीज को आप क्या करते हो, लोहे के गेट होते हैं, लोहे की ग्रिल होती है, बारिश में वो भीगते रहते हैं। आप आज आप कोई लोहे का सामान लेकर आए, हफ्ते भर तक आपने उसको बारिश में रख दिया, आप हफ्ते भर के बाद क्या देखेंगे कि उसके ऊपर ब्राउन कलर का एक फ्लैकी सब्सटेंस जम जाता है, ब्राउन कलर की लेयर उसके ऊपर आ जाती है। ये जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस इसके ऊपर आया है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। हम कह देंगे आयरन का क्या हो गया, कोरोजन हो गया, एक ब्राउन कलर की लेयर उसके ऊपर आ गई। और ये जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो है इसको हम बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं इसको, रस्ट कहते हैं। ठीक है, फ्लैकी सब्सटेंस कहते हैं। और फॉर्मूला इसका आप याद रखेंगे Fe2O3.XH2O, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लें Fe2O3.XH2O। और इसको हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये इसका नाम है। कॉमन नेम क्या होता है इसका, रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के केस में इसको हम रस्टिंग कह रहे हैं, और वैसे पूरा प्रोसेस से क्या होता है हमारा, कोरोजन होता है। ठीक है, अलग अलग मेटल का कोरोजन हो सकता है। जैसे एक आप देखें यहाँ पर कोरोजन हो रखा है किसका, कॉपर का। कॉपर का भी क्या होता है, कोरोजन होगा। कॉपर के कोरोजन में आप क्या देखेंगे, कोई भी तांबे का अगर बर्तन होता है तो तांबे के बर्तन को आप देखते हैं, अगर ह्यूमिडिटी वाली जगह पर रखते हैं, नमी वाली जगह पर अगर हम रखेंगे तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग हमें दिखाई देगी। उसके सरफेस पर क्या होगा, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी। और एक ग्रीन कलर की कोटिंग जो है, याद रखेंगे, ये क्या होता है, कॉपर ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। या मिक्सचर होती है किसका, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, और ये ग्रीन कलर की कोटिंग किसकी होती है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कॉपर का क्या हो गया, कोरोजन हो गया। अच्छा, कॉपर का कोरोजन हो गया, ग्रीन कलर की कोटिंग उसके ऊपर आ गई। अब हमें उसे रिमूव करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर आप क्या करें, नींबू लगा रगड़ दें। लेमन अगर आप रगड़ देंगे ना इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि देखो ये बेसिक है, और नींबू कैसा होता है, एसिडिक होता है, खट्टा होता है तो एसिडिक होता है। तो वो अगर रगड़ेंगे आप, करके देखना घर पे, तो बिल्कुल चमक जाएगा आपका। तांबे के बर्तन हो गए ना, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, चमक जाते हैं, शाइन करते हैं इससे। ठीक है, इसी तरह से कोरोजन ऑफ सिल्वर। घरों में, सभी के घर में चांदी की ज्वेलरी होती है, चांदी का कुछ ना कुछ सामान होता है। ठीक है, ज्यादा समय तक अगर हम चांदी को यूज करते हैं तो वो काली पड़ जाती है, हम कह देंगे सिल्वर क्या हो गई हमारी, वो ब्लैक हो गई। तो सिल्वर जो है ब्लैक हो रही है, क्यों, क्योंकि उसका भी कोरोजन हो रहा है। कोरोजन क्यों हो रहा है, सिल्वर ऑब्जेक्ट कंबाइंड स्लोली विद द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, ये सिल्वर उससे रिएक्ट करती है और एक ब्लैक कोटिंग बन जाती है सिल्वर सल्फाइड की। याद रखें, ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाएगी किसकी, सिल्वर सल्फाइड की। इसकी वजह से इसका कलर ब्लैक हो जाता है। सिल्वर ornaments हो गए और अदर सिल्वर आर्टिकल्स ग्रेजुअली टर्न ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन सल्फाइड लेयर
ऑन देयर सरफेस बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एयर। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कोरोजन हो गया किसका, सिल्वर का। ठीक है, तो ये कोरोजन होता है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है एक्चुअली में। क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है अलग अलग मटेरियल्स पर, अलग अलग मेटल पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा टॉपिक रेंसिडिटी। तो देखो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, सीधे शब्दों में अगर बात बोले, कोई भी आपका ऑयली सब्सटेंस है, चाहे वो अचार है या कोई चिप्स है या कुछ भी अगर है, अगर उसको हम काफी समय के लिए खुले में रख दें, एयर में रख दें, हवा में रख दें, तो उसके ऊपर क्या होता है, स्मेल आने लग जाती है ना। हवा में रखने पर, खुले में रखने पर तेल में से स्मेल आने लग जाती है, तेल की चीजों में से। ये रेंसिडिटी है, किसी को हम क्या बोल देंगे, रेंसिडिटी, सिंपल शब्दों में। तो देखो, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। उसका टेस्ट और उसकी स्मेल, मतलब टेस्ट खराब हो जाता है और स्मेल आने लग जाएगी, इसको हम रेंसिडिटी कह देंगे। रेंसिडिटी क्या हो जाएगा, इससे फूड मटेरियल स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, अब रेंसिडिटी को अगर हमें, अच्छा आप देख सकते हो कि आप चिप्स का पैकेट आप लेकर आए कोई, है ना, चिप्स के पैकेट को आपने खोल के रख दिया। अच्छा, चिप्स का पैकेट में भी एक बात आप देखते हो, चिप्स का पैकेट बहुत ज्यादा फूला हुआ आता है ना। क्यों फूला हुआ होता है, क्योंकि उसके अंदर एक क्या वो इसलिए फुलाया जाता है कि हाँ भाई बचत हो जाए, हमारी दुकान वाले बचत करते हैं, नहीं, उसके अंदर एक गैस भरी हुई होती है, कौन सी, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। तो एक इनर्ट गैस उसके अंदर भरी हुई होती है, जो क्या करेगी, ऑयल से रिएक्ट नहीं करती। तो चिप्स में तो ऑयल था, वो उससे रिएक्ट नहीं करेगी, इसलिए चिप्स हमारे क्या होते हैं, सेफ रहते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, तो आंसर आप उसका ये ध्यान रख लेंगे, अभी मिल भी जाएगा आगे आपको। ठीक है, अच्छा अगर हम इसमें ऑक्सीजन भर देते, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम अगर इसमें नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन गैस भर देंगे तो क्या होगा, क्या होगा। आप चिप्स का पैकेट जैसे ही खोलोगे, आपको बड़ी अच्छी सुगंध आएगी उसमें से। अरे भाई, चिप्स का पैकेट आपने गैस भर रहे थे किसके लिए, उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। आपने पहले से ऑक्सीजन उसके अंदर भर दी, तो अंदर अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होता जाएगा, उसका ऑक्सीजन से रिएक्ट करता जाएगा तेल, तो सारा खराब हो चुका होगा। जब आप खोलेंगे तो बड़ी गंदी बदबू उसमें से आएगी आपको। ठीक है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी एक बार देखते हैं। पहला, हम इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं। ठीक है, फूड्स में, जैसे कुछ एग्जांपल्स आपने जरूर याद रखने हैं। इनकी वजह से क्या होता है, फूड ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता और वो रेंसिड भी नहीं हो पाएगा, तो फूड ज्यादा समय तक वो चल पाता है। जैसे दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स आपने याद रखने हैं, एक तो होता है बीएचए, बीएचए को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और एक होता है कौन सा, बीएचटी यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं ये, इनको याद रखेंगे, अगर रख पाए तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। रेंसिडिटी क्या कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। अभी बताया था आपको मैंने, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। When the packed food is surrounded by unreactive gas nitrogen, there is no oxygen to cause its oxidation। भाई मेन है ऑक्सीजन से बचाना, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचाना। तो आपने जब उसके अंदर नाइट्रोजन ही भर दी, तो ऑक्सीजन उसमें कहाँ मिली, है ना, ऑक्सीजन उसके अंदर मिली ही नहीं है। ठीक है, द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटैटो चिप्स fill the plastic bags containing chips with nitrogen gas to prevent the chips from oxidized and turn rancid। ठीक है, तो उससे बचाते हैं हम ये। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। हम तो कॉमनली करते ही हैं, घर पे कोई भी खाने का जो सामान होता है खराब ना हो जाए या ज्यादा दिन तक चले, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में हम रखते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर होता है जो उसको ऑक्सीडेशन नहीं होने देता किसी भी तरीके से। ठीक है, हाँ अगर ज्यादा समय तक रख लोगे तो कब तक फ्रिज बेचारा आपके लिए काम करता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो फूड खराब हो ही जाएगा। ठीक है, आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रखो, किसी भी खाने के सामान को, आपका खाना खराब नहीं होगा, सालों तक, कई समय तक मतलब वो चलेगा। ठीक है, अचार है, आप अगर अचार को ढक्कन खुला छोड़ के रख दो या गीले हाथ उसके अंदर डाल दो, तो वो अचार थोड़े टाइम बाद खराब हो जाएगा। तो इसलिए अचार को तो बिल्कुल ढक के रखना चाहिए। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम द लाइट। लाइट से भी अगर आप इसको दूर रखेंगे तो ऑक्सीडेशन उनका बहुत स्लो हो जाएगा, अल्टीमेटली रेंसिडिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और काफी कुछ हमने इस चैप्टर में कर लिया है, लगभग सभी कुछ कर लिया है।
कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट हम देखेंगे क्या होता है। हाइड्रोजन आपको पहचानना हो कौन सी गैस है, तो एक जलती हुई माचिस की तिल्ली आपने हाइड्रोजन गैस के पास लेकर आनी है। अगर वो पॉप साउंड के साथ जलता है तो मतलब वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पॉप साउंड कैसा होता है, जैसे आप एक बैलून ले लो, है ना, बैलून बैलून लेकर आपने उसे फुला देना है, फुलाने के बाद उसको फोड़ दो, जैसे आवाज आती है हल्के सी एक पटाखे जैसी आवाज आती है ना, वो पॉप साउंड होती है। तो अगर हाइड्रोजन गैस इस तरह से, मतलब आप माचिस की तिल्ली किसी गैस के पास लेकर गए, अगर वहां से ऐसी पटाखे की आवाज आती है हल्की सी, तो मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, CO2 के लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये CO2 गैस की पहचान, तो आप याद रखेंगे। आपने लेना है स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर। पता है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी कहते हैं या स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। और इसमें आपने CO2 गैस पास करा देनी है। लाइम वाटर में क्या कर देंगे आप, CO2 गैस पास करा देंगे। जैसे हम पास कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, मतलब CaCO3 और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा साथ में। ठीक है, लाइम वाटर में CO2 पास कराने पर हम क्या देखेंगे, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। और अगर वो मिल्की हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, कौन सी गैस पास कराई है आपने, CO2। और मिल्की क्यों हो जाएगा, इसकी वजह से, व्हाइट प्रेसिपिटेट की वजह से। व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन वी पास CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर देन इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, SO2 गैस की पहचान क्या होती है, ये स्मेल आएगी बर्निंग मैचस्टिक जैसी, जलती हुई माचिस की तिल्ली जैसी स्मेल आएगी। देखो दो तरह की और रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट और एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। जितने भी याद रखे कंबशन वाले रिएक्शन है, मतलब ऑक्सीजन से जब भी रिएक्शन कराएंगे वो सारी एक्सोथर्मिक होंगी। जैसे मीथेन को देखो ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो CO2 और वाटर तो बना, साथ साथ एनर्जी भी बनी। कुछ भी लिखा हो, एनर्जी बनी हो, हीट बनी हो, सब एक्सोथर्मिक होती है। और कंबशन रिएक्शन जो होती हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस ही एक्सोथर्मिक होते हैं। क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं, तो याद रखेंगे रेस्पिरेशन के दौरान कंबशन होता है ग्लूकोज का। आगे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का कंबशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये रेस्पिरेशन के रिएक्शन है। क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है इसलिए ये भी क्या होती है हमारी, ये कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, अब आ जाओ एंडोथर्मिक रिएक्शन की ओर। वो रिएक्शन जिसमें हीट और एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब होगी, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कह देंगे। जैसे CaCO3 जो है हमारा, वो क्या बना रहा है, CaO प्लस का CO2, और FeSO4 को हीट करने पर क्या बनाता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस का SO3। तो स्टूडेंट्स ये सारा जो चैप्टर है आपका, एक्स्ट्रा वाला पार्ट जितना भी है वो सब कंप्लीट हो गया है। आपने मुझे ये बताया जरूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया। और आप ये जरूर करना मत भूल जाना, आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। एटलीस्ट अपने 5 फ्रेंड्स के साथ, कोई भी एक बच्चा अपने सिर्फ 5 फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करे और उनको देखने के लिए भी बोलें, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो कैसी लगी ये आपने कमेंट में पहले भी बता दिया होगा। अब जिन्होंने नहीं बताया वो दोबारा से बता दें कि चैप्टर आपको कितना समझ में आ गया। इस तरीके से जो मैं आपको चैप्टर करवा रहा हूं, मुझे आप जरूर बताएं आपको कितना समझ में आया ये चैप्टर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना करते हैं। उम्मीद है आपको पूरी तरीके से चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।